हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 23। आर्या ने अभय को अपनी क्लीवेज की तरफ देखकर इशारा किया और उसकी तरफ देखकर बोली, यहाँ जब आप काटते हैं तो मुझे भी तो दर्द होता है ना मास्टर। आर्या की बात सुनकर अभय ने आर्या की तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ देखा और फिर उसने आर्या के होठों को अपने होठों में भरकर हल्का हल्का किस करना शुरू कर दिया, जिससे आर्या अभय की उस किस में खोने लगी थी। और अभय आर्या की तरफ देखकर अब धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लगा था, जिससे आर्या मदहोश होने लगी थी। और अचानक अभय ने आर्या की वो टी शर्ट निकाल कर नीचे फेंक दी थी और आर्या इस वक्त अभय के सामने सिर्फ इनर वियर और पैंट में ही रह गई थी। और ये महसूस करके आर्या की आंखें अब एक झटके से खुल गई थी और आर्या अब अचानक से अभय के सीने से लग गई थी, जिससे आर्या के जिस्म में हो रही उस हलचल को अभय साफ साफ महसूस कर रहा था। और अब अभय ने आर्या को हल्का सा खुद से दूर किया और उसके गले को चूमने लगा। आर्या को गुदगुदी होने लगी थी। आर्या अब कसमसाते हुए अभय की तरफ देखकर बोली, आप बहुत बुरे हैं मास्टर, आप हमेशा यही करते हैं। आर्या की बात सुनकर अभय ने अब आर्या की तरफ देखकर कहा, मैं बहुत बुरा हूँ स्वीटहार्ट। अभय के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी कातिलाना लग रहे थे। जिस तरह से उसने आर्या की तरफ देखकर कहा था, ये देखकर आर्या को हिचकी ही आ गई थी। और अभय अब आर्या की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसकी गर्दन को किस करने लगा था। और आर्या ने भी अपनी उंगलियां अभय के बालों में कस दी थी और अभय अब काफी पैशनेट होकर आर्या को चूमने लगा था। वहीं आरोही कमरे में निर्भय इस वक्त आरोही के सीने पर अपना सर रखकर गहरी नींद में सो रहा था और आरोही निर्भय की तरफ देखकर मुंह बना रही थी। आरोही ने अब निर्भय को हल्का सा खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन निर्भय इस वक्त काफी गहरी नींद में था और निर्भय ने आरोही को काफी कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जिससे आरोही को अपनी बॉडी में दर्द होने लगा था। लेकिन आरोही में इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो निर्भय को खुद से दूर कर पाती। और कहाँ निर्भय इतना हट्टा कट्टा नौजवान, और कहाँ हमारी नाजुक सी आरोही। खैर, कुछ देर तक आरोही ने निर्भय को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद आरोही ने थक हार कर अब खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली और निर्भय के सर पर अपना चेहरा टिकाकर सो गई। इधर एक कमरे में इस वक्त उस रूम में पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन इस वक्त उस रूम में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था और उस कमरे के प्रोजेक्टर पर इस वक्त किसी की तस्वीर चल रही थी, जो तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि आर्या की थी, जो काफी पुरानी तस्वीरें थी। लेकिन अब उस प्रोजेक्टर पर आर्या की वो तस्वीरें आने लगी जिनमें आर्या इस वक्त मिस्टर आहूजा की एनिवर्सरी पार्टी में अभय के साथ थी। और अब वो शख्स आर्या की तस्वीर को देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला, आखिर आज तुमसे मुलाकात हो ही गई प्रिंसेस। कितना तड़पाया है तुमने मुझे अपने लिए। इतना कहकर वो शख्स मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उस शख्स की आंखें गुस्से से लाल पड़ गईं और अब वो शख्स गुस्से में आर्या की तस्वीर को घूरता हुआ बोला, लेकिन तुम मुझे भूल गई प्रिंसेस, और तुमने किसी और से शादी कर ली। क्यों किया तुमने ऐसा? अब वो शख्स आर्या और अभय की तस्वीर को देखकर गुस्से में कांपने लगा था और अब उसने एक ग्लास उठाकर आर्या और अभय की तस्वीरों पर दे मारा, जिससे वो प्रोजेक्टर अब अचानक बंद हो गया और अब वो शख्स गुस्से में अपने कमरे के सामानों को इधर उधर फेंकने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अभय इस वक्त आर्या की गर्दन को चूम रहा था
और उसके होठ अब आर्या के सीने की तरफ बढ़ने लगे थे और आर्या इस वक्त पूरी तरह से अभय के टच से मदहोश हो चुकी थी और सिसकियां भी लेने लगी थी, जिससे अभय अब और भी पैशनेट होकर आर्या की गर्दन को चूमने लगा था और उसे लब बाइट्स देने लगा था। और आर्या भी अभय के बालों में अपनी उंगलियां फेरती हुई उसे बेचैन करने लगी थी। अभय आर्या के सीने की तरफ बढ़ा और आर्या अब मचलने लगी थी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। एक सुनसान इलाके के बाहर इस वक्त तकरीबन 20 गाड़ियां एक साथ आकर रुकी और उनमें से बॉडीगार्ड्स की एक लंबी टीम इस वक्त एक खंडहर जैसे घर के बाहर रुकी, जहां अंदर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी। और अब उस खंडहर जैसे घर में एक शख्स अंदर आया जिसने इस वक्त एक ओवरकोट पहन रखा था और उस शख्स के पीछे ही एक दूसरा शख्स जिसने उस कमरे के अंदर आया, जिसने इस वक्त एक लंबा सा कोट पहन रखा था। और अब वो दोनों शख्स उस कमरे के अंदर आए तो उस कमरे के अंदर बैठे लोगों ने उन दोनों शख्स की तरफ हैरानी से देखा और थर थर कांपने लगे, क्योंकि इस वक्त उस सुनसान जगह पर कुछ हथियारों और ड्रग्स की इलीगल डील्स हो रही थी, जिसमें काफ़ी सारे अंडरवर्ल्ड्स के माफिया और कुछ और लोग थे जो ये डील शहर से दूर एक सुनसान इलाके में कर रहे थे, ताकि किसी को भी इस डील के बारे में भनक ना लगे। क्योंकि अब उन लोगों ने सामने खड़े उन लोगों की तरफ देखकर अपने सूखते हुए गले को तर किया और अब कांपते हुए उन दोनों लोगों की तरफ देखकर बोले, "अ- अभय ठाकुर।" और ये शख्स कोई नहीं बल्कि अभय और निर्भर थे, जो इस वक्त उसी खंडहर जैसे कमरे में चेहरे पर डेविल जैसी स्माइल लिए खड़े थे। और अभय जाकर उस कमरे के हेड चेयर पर बैठा पर अपने पैरों पर चढ़ाते हुए उसने सामने बैठे लोगों की तरफ देखकर कहा, "हाँ अभय ठाकुर, आखिर आज यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट डील हो ही रही है तो अभय ठाकुर को तो आना ही था। मेरा मतलब है कि शायद आप लोग इस डील के लिए मुझे बताना भूल गए थे, लेकिन फिर भी मैं बिना बुलाए इस डील के लिए यहाँ चला आया। एंड आई होप यहाँ पर किसी को मेरा इस तरह से आना किसी को बुरा नहीं लगा होगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं?" अभय की उसी गहरी और डरावनी आवाज़ को सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि इतने सुनसान इलाके में जहां इस डील के बारे में कुछ ही लोगों को पता था, अभय का इस तरह से आना सबकी होश को उड़ाए हुए था। और अभय का इतना शांत और इतना पोलाइट बिहेवियर वहां पर सबको मंजिश में डाल रहा था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसके डर से पूरी बनारस कांपता था और जो बनारस का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अभय ठाकुर था, उसकी इतनी शांत सी आवाज वहां बैठे सभी लोगों के दिलों में डर को बढ़ाई जा रही थी। और अब अभय ने टेबल पर रखी हथियारों की तरफ देखा, जो काफी एक्सपेंसिव थे और उनकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए होगी। और उन हथियारों की तरफ देखकर अभय ने निर्भय की तरफ देखा तो निर्भय ने अब सामने साथ लाए एक सूटकेस को उसे टेबल पर रखा, जिसमें पूरे 3 करोड़ रुपए थे। और उन पैसों को देखकर वहां बैठे सभी बिजनेस की आंखें चमक उठी थी, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बिजनेसमैन उसे डील को खरीदने के लिए आए थे। लेकिन जब यहाँ पर अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह अगर ठाकुर आकर बैठा है, तो यह तो मुमकिन ही नहीं है कि उसके अलावा कोई हथियारों की डील को कर सके। और अभय ने वहां बैठे सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, "अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग कुछ कह सकते हैं।" अभय की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जानते थे अगर उनके गले से आवाज भी निकली
तो जहां उनकी आवाज निकलेगी वहां अभय की गोली सीधा उनके सर के आर पार होगी। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया है। लेकिन उनमें से एक बिजनेसमैन जो अभी नया था, उसने अभय की तरफ देखकर कहा, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मिस्टर ठाकुर। भले ही आप अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार आप ऐसा ही करेंगे। उस आदमी की बात सुनकर अभय ने अब डेविल नजरों से उस आदमी की तरफ देखा और उस आदमी को इस तरह अभय के बारे में बोलता हुआ देखकर वहां पर बैठे सभी लोगों के सर से पसीना बहने लगा था, क्योंकि उन्हें पता था कि आदमी की मौत काफी करीब आ चुकी है, जो वो इस तरह से अभय के सामने अपनी जुबान लड़ा रहा है और उससे कह रहा है कि अभय इस डील के लिए मनमानी कर रहा है। आखिर किसी इंसान को अपनी जान प्यारी नहीं है जो वह अभय ठाकुर से इस तरह से बहस कर रहा है। अभय ने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, ओके मिस्टर राणा, अगर आपको इस डील से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अभय की उस गहरी और डरावनी आवाज, पसंद करो मिस्टर राणा। राणा की आवाज खुद ही बंद हो गई थी और उन्होंने अभय की तरफ देखकर कहा, नहीं मिस्टर ठाकुर, मैं बस आपसे यह कहना चाहता था कि यहाँ आए सभी लोगों की डील के लिए आए थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इस डील को खरीद सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस आदमी को इस तरह अपनी बात बदलता हुआ देखकर हंसी आने लगी थी, लेकिन वह अपने सामने लोगों की तरफ देखकर इस तरह हंस नहीं सकता था। इसीलिए उसने अपना चेहरा झुका लिया और अपना चेहरा झुकाकर हंसने लगा था और उसके इस तरह हंसने से अभय उसकी तरफ घूर कर देखा। अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। अभय उस सोफे से वहां से उठा और उसने उन हथियारों की तरफ देखकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया और उनके बॉडीगार्ड में हथियारों को पैक किया और वहां से ले गए। और सारे बिजनेसमैन भी अभय को ग्रेट करके वहां से चले गए। और अब निर्भय ने अभय की तरफ देखकर कहा, डेविल अभय ठाकुर, जिससे पूरा बनारस शहर डरता है, लेकिन अभय ठाकुर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।